Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. The chapter name is Methods of Calculating National Income. कि जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वो सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले बेटा आप ये चैप्टर करोगे, जो मेथड्स हैं नेशनल इनकम के, इस चैप्टर को आपको पढ़ने के बाद में आप क्या क्या चीज़ें इसमें लर्न करोगे वो सब पहले हम देख लेते हैं. आप एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे कि नेशनल इनकम को डिफरेंट एंगल्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मतलब कौन कौन से डिफरेंट एंगल्स है जहाँ कौन कौन से तरीके से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो, कौन से एंगल से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वो पता चलेगा. उसके अकॉर्डिंगली हमारे 3 मेथड्स बनते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के. राइट, वो कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं? दीज आर वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आप यही 3 चीज़ें डिस्कस करोगे. बट बेटा इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, क्योंकि +2 में नेशनल इनकम के ऊपर आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है, किसी भी एक मेथड का आपको आ सकता है. मैंने पूरी कोशिश की है मैं बहुत इजी मैनर में आपको ये मेथड समझाऊं. इवन दो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और आपकी जो क्वेरी होगी वो जल्दी से जल्दी आपकी सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश करूँगी. ठीक है बच्चे, हम देखते हैं डिफरेंट एंगल्स जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से नज़रिए, कौन कौन से तरीक़ों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखो, आप लोगों ने नेशनल इनकम पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पुराने चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. बट ये जो नेशनल इनकम है, आपने एक इसमें एक अगर आपको याद हो, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो मॉडल करवाया है. जो आपको सर्कुलर फ्लो मॉडल करवाया उसमें आपको मनी फ्लो और रियल फ्लो, दोनों फ्लो आपके 2 सेक्टर इकोनॉमी में मैंने आपको करवाए थे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए. आपके लेवल में भी 2 सेक्टर इकोनॉमी का ही है वो, लाइक प्रोड्यूसर सेक्टर एंड योर हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है, तो हमने वो जो सर्कुलर फ्लो मेथड के है उसके अकॉर्डिंगली हमारे को पता चलता है हम कौन कौन से एंगल से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. द वेरियस एंगल्स, देयर आर 3 एंगल्स थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम. 3 हमारे पास नज़रिए जिनसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर सेम होगा, बट समटाइम्स आपको क्वेश्चन में जो आपको डेटा दिया होता है, इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो ऐसी दे रखी होती है कि आप तीनों मेथड्स नहीं लगा सकते हो. आपको एक ही एंगल, आपको कोई एक एंगल लगाओगे, देखोगे आप कौन सा एंगल लगेगा. पहले मैं आपको वो एंगल्स की बात बताती हूँ, कौन कौन से एंगल्स हैं. एक है कि सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. जो हमारे आपके सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आपने जो रॉ मटेरियल लिया, फिर आपने इंटरमीडिएट गुड्स हुए, फिर आपके फाइनल गुड्स हुए, उन सब में हर प्रोसेस में कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है. जो आपकी वैल्यू एडिशन एक चीज़ को बनाने के लिए हो रही है, उन सब के टोटल को देख के हम उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरी इकोनॉमी में देख के. दूसरा मेथड है, दूसरा एंगल है हमारा, जिसमें हम एक इकोनॉमी में कितनी हमारी इनकम जनरेट हो रही है, उन सबको हम टोटल करके हम उससे एंगल से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. जो आपकी फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड सेक्टर आपका देता है, इन रिटर्न में उनको फैक्टर इनकम मिलती है. तो वो जो फैक्टर इनकम उन लोगों को मिलती है, उन सबको टोटल करके हम उसको इकोनॉमी में अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं. देन कम्स थर्ड, हमारा नज़रिया कौन सा है? वो है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में कितना खर्चा हो रहा है फाइनल गुड्स को बनाने, और फाइनल जो आपकी सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उन सबको बनाने के लिए जो हमारी फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है, पूरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको हम देखते हैं. ठीक है, दीज आर योर डिफरेंट एंगल्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ओके बेटा, नाउ कम्स के हमने मेथड्स देखने हैं. आपके लेवल पे मेथड्स हैं,
मैंने आपको एंगल जान के समझाया है सो डैट आपका एक बेस बन जाए, ताकि आप इजीली आपको नेशनल इनकम के मेथड जो कि हमारे जो आपके सिलेबस में हैं उनको आप इजीली कोरिलेट कर सको। ठीक है बेटे। सो जो हमारे मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वो कौन से हमारे 3 मेथड्स हैं। आपने जो अभी एंगल्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं को अगर आप रिलेट करोगे, जो हमने पहला एंगल डिस्कस किया था उसमें हमने किया था सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा मेथड बनता है वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है। सो आपने ध्यान रखना है जब आपने डिफरेंट सेक्टर्स की वैल्यू एडिशन आपने देखनी है, कितनी वैल्यू एडिशन आपको दिए रखी है, वो क्वेश्चन उस हिसाब से दे रखा है, तो आपका कौन सा मेथड लगेगा, वैल्यू एडिड मेथड लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स हमने डिस्कस किया था, एंगल जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हुई है, वो जो इनकम जनरेट हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपका इनकम मेथड लगेगा। अगर आपको उस हिसाब से क्वेश्चन में आपको डेटा दे रखा है तो आपने इनकम मेथड लगाना है, अगर आपको सारा इनकम का मेथड आपका डाटा अवेलेबल है। नाउ थर्ड एंगल हमने डिस्कस किया था, दैट वाज योर सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी में हमने टोटल खर्चा किया है फाइनल गुड्स और सर्विसेज में, वो हमने उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो हमारा मेथड बनेगा वो बनेगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको किस हिसाब से क्वेश्चन में डाटा दे रखा है। अगर आपको डिफरेंट सेक्टर्स के आपको वैल्यू एडिशन दे रखी है तो आपने वैल्यू एडिड मेथड लगाना है। अगर आपको इनकम के बारे में बता रखा है तो आपने इनकम मेथड लगाना है। अगर आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बता रखा है तो आपने एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आपने अकॉर्डिंगली मेथड अपने हिसाब से लगाना है। सम टाइम्स व्हाट हैपन से क्वेश्चन में ही दिया होता है कि ये आपने नेशनल इनकम इस मेथड से कैलकुलेट करनी है, तब आपको वही मेथड लगाना है। ठीक है। ये मैं जैसे जैसे आप चैप्टर को आगे हम डिस्कस करेंगे ये सारी आपको डिटेल्स आपको अनफोल्ड हो जाएंगी, आपको सारी समझ आ जाएंगी। ठीक है बेटा। फर्स्ट मेथड इज़ वैल्यू एडेड मेथड। सो वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है हमने वो डिस्कस करना है। अभी हमने आपने डिस्कस किया कि एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। सो फर्स्ट एंगल जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा था कि सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन की बात हमने की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा मेथड बनता है दैट इज़ अ वैल्यू एडेड मेथड। सो अभी हम वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड को और नामों से भी जाना जाता है, इसके और नाम भी हैं। वैल्यू एडेड मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको पेपर में एग्जामिनर पूछता है कि आपको वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है या प्रोडक्ट मेथड अगर आपको दे देते हैं उससे निकालना है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड से निकालना है या नेट आउटपुट मेथड से निकालना है, तो दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। वो आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं। ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो वैल्यू एडेड मेथड के ही अलग अलग नाम हैं। सो अब हम देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड को से हम नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। सो इसमें क्या है, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए आपके देखो एक जो प्रोडक्ट है, कोई भी गुड है, वो सिर्फ एक ही स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो होती नहीं है उसके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जाता है। स्टेज 1, 2, 3 जिस अकॉर्डिंगली कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा है उस हिसाब से उसको डिफरेंट लेवल्स और स्टेजेस पे उसको जाना पड़ता है। सो उस हर एक स्टेज पे जो जितनी हमारी वैल्यू एडिशन हो रही है उस प्रोडक्ट में, उस कमोडिटी में, उससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सो वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम बाय एडिंग वैल्यू टू अ प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम वैल्यू एडेड क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर अस, व्हाट इज़ वैल्यू एडेड। सो डेफिनेटली ये आपके लिए न्यू टर्म है वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड को हम कैसे करते हैं?
अब जैसे वैल्यू एडिड बेसिकली क्या कहते हैं कि कैसे आपने कोई चीज़ खरीदी मार्केट से, आपने कोई चीज़ खरीदी और उसके ऊपर आपने कुछ काम किया और फिर उसको आगे सेल किया, सो इट मीन्स आपने उसके ऊपर वैल्यू ऐड की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपने कोई फैब्रिक खरीदा, ठीक है, आपने उसको एम्ब्रॉयडरी करने के लिए किसी टेलर को दिया कि जो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेगा। सो आपने जब वो उस बंदे को दिया कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करो, बुटीक पे आपने दिया, तो वो बुटीक वाले ने क्या किया, उसने एम्ब्रॉयडरी करके फैब्रिक के ऊपर कुछ वैल्यू ऐड की। वो जो वैल्यू ऐड होती है उसको हम कहते हैं, वो वैल्यू एडेड हमने हर एक चीज़ हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए निकालनी है। सो वैल्यू एडेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स टू द प्रोडक्शन, जितनी हमने प्रोडक्शन के लिए इनपुट ली, एंड द प्राइस ऑफ द आउटपुट एट द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, आपने एक बुटीक पे एक फैब्रिक दिया, तो फैब्रिक तो बुटीक वाले ने खुद नहीं खरीदा ना, आपने दिया, आपने फैब्रिक दिया, उन्होंने उसके ऊपर कुछ काम किया, एम्ब्रॉयडरी की। अब वो जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है, तो दैट इज़ द वैल्यू एडेड बाय द बुटीक एट दैट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने वहाँ से सिर्फ आपने एम्ब्रॉयडरी करवाई है और फिर उसको आपने खुद स्टिच करना है, वॉट एवर, ठीक है। सो ये मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर हमने खुद ख़रीदा फैब्रिक, अगर मान लो बुटीक वाला खुद फैब्रिक खरीद रहा है मार्केट से, फैब्रिक उसने जो खरीदा वो अलग है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो उन्होंने की है उसके ऊपर, दैट इज़ अ वैल्यू एडेड बाय द बुटीक, ठीक है बच्चे। सो ये हमारी वैल्यू एडेड हम निकालते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके फॉर्मूले इजीली जो आपको समझ आ जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो पहले बात, वैल्यू एडेड आपने कैसे निकालें, ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाई है, बट आपको कई बार आपको नहीं समझ आता, तो आपको प्रॉपर एक फॉर्मूला पता होगा जिससे आप इजीली वैल्यू एडेड निकाल सकोगे। वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो आपकी आउटपुट की वैल्यू है वो आप लोगे, उसमें से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दो, ठीक है। और जो अब आप बोलो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे को कैसे निकालनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक डिनोट्स चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ये डेल्टा का फॉर्म जो क्या सिंबल सिग्निफाई करता है, दैट सिग्निफाइज चेंज। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक अब कैसे निकालते हैं, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो अभी तक हमने 3 फॉर्मूलेज हमने लर्न किए हैं कि वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। सो अब मैं यही चीज़ों को आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो केयरफुली उसको देखो। ये देखो वैल्यू एडेड हमने कैसे एस्टिमेट करनी है। आपको एक डेटा दे रखा है, आपको प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं, जैसे फार्मर है, फ्लोर मिल है, बेकर है, शॉपकीपर है, 4 प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं। चारों की आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज़ योर फार्मर ने 600 की, फ्लोर मिल की 800 की आउटपुट है, बेकर की 1000 की है, शॉपकीपर की आपकी 1200 की, टोटल आपकी आई 3600। इन सबको आप ऐड करोगे। नाउ कम्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। फार्मर ने यूज़ की 200 की, फ्लोर मिल ने यूज़ की 600 की, बेकर ने यूज़ की 800 की, शॉपकीपर ने यूज़ की 1000 की, तो टोटल कितनी हुई 2600। पर हमने क्या निकालना है, वैल्यू एडिड, क्योंकि क्वेश्चन आपको पेपर में जब सॉल्व करना है आपने वैल्यू एडिड ही निकालनी है। सो आप कैसे निकालोगे, अब हम वो देखते हैं। ये देखो वैल्यू एडिड कैसे निकालोगे। फर्स्ट केस में आपको मैंने पहले फॉर्मूला कराया था, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर आप रिकॉल करो, अभी मैं आपको करा के हटी हूँ, तो वैल्यू एडिड फार्मर ने कितनी की है, वैल्यू ऑफ आउटपुट is 600 and intermediate cost is 200, so 600 minus 200 that comes out to be 400. ऐसे ही फ्लोर मिल का कितना आएगा, 800 minus 600 that is your 200. Then comes baker, that is your 1000 minus 800 that is 200. शॉपकीपर ने कितनी की है, 1200 minus 1000 that is your 200. So total हमारी कितनी हुई है,
टोटल हमारी आ गई है 1000, 3600 माइनस 2600 दैट इज़ 1000। ठीक है बेटा, ये हमने वैल्यू एडेड एस्टिमेट किया है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो आप वैल्यू एडेड एस्टिमेट कर रहे हो दैट इज़ नथिंग बट योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक साल के लिए हम करते हैं, ये आपकी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, जो आपकी, क्योंकि हमने सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की है ना ये, तो ये आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। ठीक है, अब ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस या वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंगली कितनी आएगी आपकी ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, जीडीपी एट एमपी से आप आगे आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट नेशनल इनकम को हम कैसे सिग्निफाई करते हैं, दैट इज़ योर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप रिकॉल करो, मैंने आपको पहले पूरे ये फॉर्मूलेज बनाने सिखाए हुए हैं, बट ये आपको दोबारा आपको समझ आ जाए इसलिए आपको बता दें। जीडीपी एमपी हमें दे रखी है, जीडीपी एमपी से हमने एनडीपी एमपी निकालनी है। सो हमने ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब एनडीपी एमपी हमें दे रखी है, उससे हमने एनडीपी एफसी निकालनी है। सो एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमने क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है। सो एनडीपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनडीपी एफसी आपको मीन्स आपको दे रखी है, तो आपने एनएनपी एफसी निकालनी है। एनएनपी एफसी के लिए आप क्या करोगे, डोमेस्टिक से आपने नेशनल में जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आप क्या करोगे, एनडीपी एफसी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम्स आउट टू बी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप नेशनल इनकम भी कहते हैं। सो इस मेथड से, इस तरीके से हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। ठीक है बेटा, तो अब हमने जब ये वैल्यू एडेड मेथड हम करते हैं, हम कुछ उस चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपने उन चीज़ों को नहीं लेना है क्वेश्चन में कंप्यूट करने में। जो हमने वो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। जैसे पहली आइटम है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। वैल्यू एडेड मेथड में हमने सेकेंड हैंड गुड्स जो हमने ख़रीदे हैं वो या हमने बेचे हैं, उनको हमने कंसिडर नहीं करना है। अब आप बोलोगे क्यों हमने कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये जो गुड्स आपके सेकेंड हैंड गुड्स है, जब वो ओरिजिनली बने होंगे, कभी तो वो बने होंगे ना, जब वो नए बने होंगे उस साल उनको नेशनल इनकम में हम कंप्यूट कर चुके हैं, इसलिए हम उनको अब नहीं लेंगे। ठीक है, सेकेंड इज कमीशन अर्नड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ इंक्लूडेड। देखो, जो हमने सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज की है वो हमने इंक्लूड नहीं करनी है, पर उसके ऊपर जो हमने कमीशन अर्न किया है वो हमने इंक्लूड करना है। अब आप बोलोगे वो क्यों हमने इंक्लूड करना है, कमीशन हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो बेसिकली किसी ने एक सर्विस रेंडर की है सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज में, तो जिस इंसान ने वो सर्विस रेंडर की है उसको उसकी सर्विसेज का रिवॉर्ड मिला है कमीशन, इसलिए दैट कमीशन इज इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है बेटे, समझ आ गया। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हमने नहीं लेनी है, पर हमने कमीशन उसके ऊपर लेना है। थर्ड कम्स प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हमने इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में। वो क्यों करना है, वो हम इसलिए करेंगे कि हमने ये लेके चलना है कि हमने अगर हम वो चीज़ मार्केट में बेचेंगे तब भी तो उसमें हम पैसा अर्न करेंगे ना। तो अगर हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है तो सेल्फ कंजम्पशन में जो हमने ख़रीदा है, हमने वो चीज़ यूज़ की है, अगर हम उसको मार्केट में सेल करते तो हम कुछ पैसा अर्न करते, इसलिए हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आता है आपका ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज इंक्लूडेड। ऐसे ही कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो अपने काम के लिए कोई गुड्स की प्रोडक्शन कर रही है तो उसको आप इंक्लूड करोगे। कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट मीन्स कोई फैक्ट्री या आउटपुट है जो
ये काम करती है, तो वो अपने के लिए जो खुद की ज़रूरत के लिए चीज़ें यूज़ कर रहा है उसको वो इंक्लूड करेगा। वो क्यों, इसकी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कोई आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें आपकी लाइक बसेस बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो जो बसेस उनकी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो उन्होंने कोई अपने एम्प्लॉयज़ की टू एंड फ्रो के लिए, लाने के लिए और छोड़ के जाने के लिए उन्होंने कोई बस को वो खुद यूज़ कर रहे होंगे, तो वो उसमें इंक्लूड होगी। तो अगर वो हायर करते कहीं और से ख़रीदते तब भी तो वो लेते ना, तो इसलिए वो चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, अब बात आती है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। ये हमने जैसे पहले डिस्कस किया है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट से, ठीक है, तभी हमारी वैल्यू एडिड निकलती है। सो इंटरमीडिएट गुड्स को आपने ध्यान रखना है, वो आपने नहीं लेनी है। अब इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज इज इंक्लूडेड। अब ये देखो, कोई भी आपका घर है, आपने अगर उसको किराए पे दिया है या आप खुद रह रहे हो, दोनों केसेस में आपका जो हाउस है वो आपकी बिल्डिंग है, जो भी है वो आपका एक रेंट अर्न कर रहा है। अगर तो आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है तब तो आपको रेंट मिलेगा, बट अगर आप खुद अपने घर में रह रहे हो, आप उसको खुद रह रहे हो, तो अपने आप को आप रेंट नहीं देते हो। बट वैल्यू एडिड मेथड में वो इम्प्यूटेड रेंट जो है वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस का इंक्लूड होगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट पॉइंट आता है आपका सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ नॉट इंक्लूडेड। सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज है वो नहीं इंक्लूड होती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देती हूँ, एक लेडी है, हाउसवाइफ है, वो घर में कितना काम करती हैं, राउंड द क्लॉक उनका काम चलता है, बट डू दे गेट एनी सैलरी फॉर इट? वो इतना काम करती हैं, क्या आप उनकी जो वो कितना काम जो कर रही हैं आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में? इसलिए उनकी सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे ही जैसे कोई पेरेंट्स हैं, वो अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब पेरेंट्स अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उसकी आप जो वो मान लो वो ट्यूशन भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को जिस डेडिकेशन से, जितनी ऑथेंटिसिटी से वो पढ़ा रहे हैं, आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। इसलिए ये चीज़ें जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज रेंड होगी, ये गुड्स की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, तो वो आपकी सेल्फ कंजम्पशन के लिए इंक्लूड होगी, पर जो सर्विस है वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है बच्चे, सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने ध्यान रखनी है, आपने इंक्लूड मतलब जब ये मेथड यूज़ करना है आप इन्हें इन चीज़ों को ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को। ठीक है बेटा, आफ्टर वैल्यू एडेड मेथड नाउ कम्स इनकम मेथड। अब बारी आती है इनकम मेथड की। इनकम मेथड में हम कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे कि जब हमने एंगल्स डिस्कस किए थे नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, उसमें हमने ये एंगल डिस्कस किया था एक, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने किया था कि जिसमें आपने पूरी जितनी भी इनकम जनरेट हुई है एक इकॉनमी के बीच में, उस एंगल से भी हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इनकम मेथड बनता है, और आज हम वो डिस्कस करेंगे। इनकम मेथड को आपको मैं पहले ही बता दूं, जैसे हमने किया था वैल्यू एडेड मेथड की डिफरेंट नेम से, ऐसे ही इनकम मेथड के भी और बहुत सारे नाम हैं, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोला जाता है या फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको इनकम मेथड से कंप्यूट करने को क्वेश्चन आ जाए, या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड से या क्वेश्चन आ जाए नाम से, या आपको फैक्टर पेमेंट मेथड से आ जाए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही बात है, इनकम मेथड के बारे में आपको एग्जामिनर पूछ रहा है पेपर में। ठीक है, अब जो है ये इनकम मेथड में हम डोमेस्टिक इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं? बेसिकली हम डोमेस्टिक इनकम जो हम कंप्यूट करते हैं वो एक हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी हमने फैक्टर इनकम एक साल में जनरेट की है, उसको हम बोलते हैं, वो हमारी आएगी डोमेस्टिक इनकम ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड। मींस
इनकम मेथड के हिसाब से जो आपने इट मेजर्स द डोमेस्टिक इनकम बाय एडिंग फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक बार हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई जिसको उसके बाद में हमने नेशनल इनकम को कंप्यूट करना है। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एक आपका डिफरेंस होता है, इसके बीच में जो हमने नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है वो नेशनल इनकम में एडिशन होती है। डोमेस्टिक इनकम आपने एक बार कंप्यूट कर ली, उसमें हमने नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का बाय इनकम मेथड। तो इसको अभी हम देखते हैं कैसे करना है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फैक्टर इनकम एक कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमने एक साल में जनरेट की है वो हम लेंगे। तो अब फैक्टर इनकम जो हमारे इनकम जनरेट हुई है, फैक्टर इनकम में क्या क्या चीज़ें हमारी आएंगी, इसके बीच में हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आएगी, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा और हमारी मिक्स्ड इनकम आएगी। ठीक है बेटा। सो फैक्टर इनकम को आपने जो आपने फैक्टर इनकम निकालनी है अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, तो उसके बीच में हमने तीन चीज़ें इंक्लूड करनी है, 3 ब्रॉड आइटम्स हमने इंक्लूड करनी है। वो कौन कौन सी हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। सो अब हम इसको डिटेल में, हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ सबसे पहली आइटम है, तो उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं। ठीक है, सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले हमारी आ जाएगी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। जो भी आपने, आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ आपके अंडर जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, एक यूनिट में जो भी काम कर रहे हैं लोग, उन सब लोगों को आप वेजेस या सैलरीज आप जो देते हो कैश में, वो सारी की सारी हमने देनी है। इसमें हम सारी की सारी जो हमने कैश पेमेंट की है या हमने उनके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, वो सब कुछ हमारा आएगा। जैसे आजकल आप देखो क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं तो उनकी जो कैश पेमेंट उनको नहीं मिलती है, उनके अकाउंट्स में जाती है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो वो जो वेजेस एंड सैलरीज उस अकाउंट, अगर वो डायरेक्टली कैश में दे रहे हैं या उनके बैंक अकाउंट में जा रही है, तो वो दोनों की दोनों हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड करनी है। सेकेंड आइटम आती है हमारी पेमेंट्स इन काइंड। ठीक है, ये तो हमने जो मॉनेटरी टर्म्स में उनको दे दिया है। कुछ अब जो पेमेंट्स इन काइंड है, जो हमने कैश में उनको नहीं पेमेंट किए पर हमने उनको पेमेंट की है। अब ये बोलोगे ये कैसे होती है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, आप जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए अकोमोडेशन देती हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल इन फगवाड़ा यहाँ पे जेसीटी मिल है, जेसीटी मिल क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए अकोमोडेशन दी हुई है। तो वो जो उन्होंने वो पेमेंट ही है एक तरह की, वो जो पेमेंट है वो उनको काइंड में है, जो उनको फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो आएगी आपकी पेमेंट इन काइंड आएंगी। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जो आपका एम्प्लॉयर जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे आपकी प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड के लिए एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे, मतलब जो एम्प्लॉयर्स है अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे वो जो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा है तो उनकी सैलरी में से डिडक्ट होता है ना, तो वो भी उनकी सैलरी उस अमाउंट से, उतना अमाउंट से कम हो जाती है, तो पहले वो कम कर देते हैं कि उनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। ठीक है, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिहाफ पे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए वो कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये भी हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब कोई भी आपको रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है तो वो भी हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से होती है। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कि आप इतने साल यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, तो जब आप रिटायर होगे हम आपको जो है रिटायरमेंट के बाद में टिल योर डेथ
जितनी देर तक आप सरवाइव करोगे, या आपका डिपेंडेंट, आपका स्पाउस जो है वो आपका अगर मेल है तो आप उनकी वाइफ जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको उनकी लाइफ तक उनको वो पेंशन रिटायरमेंट पे मिलेगी। सो दैट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। पर ये आपको मैं यहीं पे बात बता रही हूँ, जो ये पेंशन नॉन रिटायरमेंट है और ओल्ड एज पेंशन है, ये दोनों डिफरेंट है। जो ओल्ड एज पेंशन है वो आपकी नहीं इंक्लूड होती, क्योंकि उसके लिए कोई सर्विस रेंडर नहीं की गई है। पर ये पेंशन ऑन रिटायरमेंट के लिए पहले एम्प्लॉय ने पूरी अपनी लाइफ में उसकी सर्विसेज रेंडर कर चुका है, जो उसको उसकी रिटायरमेंट पे उसके बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। कि अब आप रिटायर हो जाओ, अब आप घर बैठो और आपने जितना काम किया है, जितनी देर काम किया, जितनी आपकी पेंशन बनती है वो उस हिसाब से आपको मंथली इनकम आपको मिलती रहेगी टिल योर डेथ। आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है बेटा, तो ये हमारी ब्रॉड आइटम्स थी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। डिस्कस करते हैं जो हमने नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस था। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, जो हम प्रॉपर्टी में और एंटरप्रेन्योरशिप से जो हम इनकम जनरेट करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर कौन कौन सी मेन आइटम्स आती हैं, वो आप कहती है रेंट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है बेटे, अब इस केस में आपको रेंट और इंटरेस्ट तो आपको पता है, रेंट आपको लैंड के ऊपर मिलेगा, इंटरेस्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर मिलेगा। अब आपके लिए यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट जो ब्रॉडर वे में आ रहा है वो आता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट को देखो आगे 3 हिस्सों में प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से हैं, डिविडेंड है, कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स है। कई बार आपको कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स कुछ भी लिखा होगा, एक ही चीज़ है। और तीसरी आइटम आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो कि जो है आपका पहली बात आती है डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड जो है, जो आपके शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको आप जो पैसा बाय वे ऑफ डिविडेंड जो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट इज़ नोन एज डिविडेंड। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड है आपका, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम इसको बोलते हैं। डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज़ वन इन द सेम थिंग। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स। कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स बेसिकली एक वो टैक्स है जो आप गवर्नमेंट को हम देते हैं बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। सो आपने ये ध्यान रखना है, कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स आपको दे रखा है तो वो आपका प्रॉफिट का पार्ट है। ठीक है, देन कम्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बेसिकली वो होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सारा का सारा प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कुछ प्रॉफिट वो अपने पास रखती है ऑर्गेनाइजेशन। वो किस लिए रखती है, ताकि फ्यूचर में उसको वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, कैसे भी इन द फॉर्म ऑफ कोई एक्सपेंस, कंटिजेंट एक्सपेंस आ गया उनको इनकम करने के लिए या एक्सपेंशन के लिए वो अपने प्रॉफिट्स को, पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स वो अपने पास रखते हैं, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, ताकि वो आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, सो ये हमारी मेन चीज़ें थी जो हमारी इनकम के पार्ट है इसमें। तो इससे आपकी NDPFC सीधा निकलती है। NDPFC मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, that is equal to sum of factored incomes generated within the domestic territory of a country during the financial year। आप रिकॉल करो वैल्यू एडेड मेथड्स में हमारी GDP-MP निकली थी, उससे हम नेशनल इनकम पे गए थे। तो हमारी इनकम मेथड से क्या निकलता हमारा NDPFC। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। NDPFC से NNPFC या नेशनल इनकम में आप कैसे कंप्यूट करोगे, that is your NDPFC plus net factor income from abroad and you will get national income। ठीक है बेटे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपको वैल्यू एडेड मेथड से आपकी GDP-MP आ रही है और आपका इनकम मेथड से आपकी NDPFC आ रही है। राइट, अब
नेशनल इनकम आपको मैं वही चीज़ें आपको दोबारा एक फॉर्मूले से, कंबाइंड फॉर्मूले से बता रही हूँ। नेशनल इनकम मेथड से आप कैसे निकालोगे, या NNP-FC एक्ट जो है वो आप इनकम मेथड से कैसे निकालोगे, उसके बीच में हमने 4 मेन चीज़ें लेनी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हमने 4 चीज़ें हमने लेनी है और ये सारी चीज़ों से हमारा जो है नेशनल इनकम एट फ्रॉम इनकम मेथड, यूजिंग इनकम मेथड हमारी आ जाएगी। सो अब क्या आना है कि ये जो आप नेशनल इनकम आप इनकम मेथड से निकालोगे, उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था। तो अब ये कौन सी हमारी चीज़ें आ जाती हैं। पहला आता है ट्रांसफ़र अर्निंग्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र अर्निंग्स शुड क्यों नहीं इंक्लूड होती, क्योंकि ये वन टाइम मतलब वन साइडेड पेमेंट होती है, इसके लिए कोई हमारी सर्विस इनकम रेंडर नहीं होती है। जैसे आपकी ओल्ड एज पेंशन होगी, उसके लिए आपने कोई सर्विस नहीं देनी है, आपको ऐसे ओल्ड एज में आपको पेंशन मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, उसके लिए आपने कोई सर्विस रेंडर नहीं किया, या कोई स्कॉलरशिप है या पॉकेट एक्सपेंसेस है उनके लिए, क्योंकि हमारी कोई हमने इन चीज़ों के लिए कोई सर्विसेज रेंडर नहीं किए हैं, इसलिए ये इनकम मेथड में ट्रांसफर अर्निंग्स होती हैं, ये इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स कोई भी इलीगल एक्टिविटी से अगर आप इनकम जनरेट करते हो तो वो आप नहीं इंक्लूड करोगे इनकम मेथड में। जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पे थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई है, या कोई गैम्बलिंग हो गई है, तो वो सारी इनकम, उन सब से जो आपका पैसा जो आप खरीदोगे वो ब्लैक मनी की टर्म्स में माना जाएगा और वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता। नेक्स्ट इज कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ इंक्लूडेड। जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की कमीशन जो है आपने इंक्लूड करनी है, इसमें भी करनी है। जैसे हमने कमीशन इंक्लूड किया, इन द सेम वे ब्रोकरेज भी हो आपकी, जो आपकी सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स के लिए जो होगी तो वो आप कंसिडर करोगे, क्योंकि वो भी आपकी उसके लिए सर्विसेज रेंडर हुई हैं। ठीक है। कोई भी आपकी विंडफॉल गेन हो गया या आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हो गया, वो आपने नहीं इंक्लूड करनी। अब जो विंडफॉल गेन्स अब आप बोलोगे वो क्या होता है, जैसे आपने कोई लॉटरी में आपने और प्राइज़ जीत लिया, आपका कोई प्राइज़ आ गया, तो आपने उसके लिए कोई काउंटर सर्विस रेंडर नहीं किए, इसलिए वो हमारी इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। ऐसे ही कैपिटल गेन्स का आगा। ठीक है। देन जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, उसमें इंक्लूड किया था, इसमें भी करोगे। कोई भी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है वो आप इंक्लूड करोगे। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, लोगों जितना आप कंपनसेशन दोगे एम्प्लॉयज़ को उसमें से ही पे करोगे ना आप इनकम टैक्स। सो अगर आपको अलग से, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको दे रखा है, अगर आपको अलग से इनकम टैक्स दे रखा है तो आपने उसको इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए, अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। सो ये आप कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने ध्यान रखनी है इस मेथड को, इनकम मेथड को यूज़ करने के लिए। नाउ कम्स एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो हमारा तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के बाद में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वो आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलो इसको देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को देखो हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे हम वैल्यू एडेड मेथड के मैंने आपको नाम बताए हैं और इनकम मेथड के नाम बताए हैं, ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड के भी और नाम हैं। इसके और नाम है, जैसे एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, अगर आपको इसको हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, या हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। किसी भी नाम से आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये याद ध्यान रखना है, वो एक ही बात बोल रहे हैं, दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। फिर है एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलती है, मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर आपको याद हो जो हमारा फर्स्ट हमने मेथड वैल्यू एडेड मेथड किया था, उसमें भी हमारा यही निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हो। जो हमारा इनकम मेथड हमने डिस्कस किया है उसमें हमारा
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है, मींस एनडीपी एट एफसी, ये आपका निकलता है। वहाँ से हमने इन चीज़ों से हमने आगे नेशनल इनकम निकालनी है, डेट इज़ एनएनपी एफसी, मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमने वो निकालनी होती है। ठीक है, तो इस केस में जो हम निकालेंगे, सबसे पहला हमारा जो कैलकुलेशन करके आएगा वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में फर्दर हम इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम हम कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम कैसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। वो बेसिकली क्या होता है, हमने जो फाइनल गुड्स के ऊपर, जो फाइनल गुड्स हमारे इकोनॉमी में एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं, उनके ऊपर हमने जितना खर्चा किया उस सब का एडिशन जो है वो हमारी होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, वहाँ से फिर हम देयर आफ्टर वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट इज़ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़ कंप्यूटेड। ठीक है बेटे, हम पहले देखते हैं कि इसमें हमने कि फाइनल एक्सपेंडिचर हमने निकालना है, तो फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें लेनी है, ये मैंने आपको बड़े सिंपल वे में ना एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाना चाहा है कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। पहली चीज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। देन कम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड लास्ट कम्स नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज़ एक्स माइनस एम मीन्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, अभी हम इसके बारे में थोड़े से डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, वो होता क्या है। बेसिकली जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो हमने पूरे साल के बीच में हाउस होल्ड्स ने, या आप कह दोगे मतलब हाउस होल्ड्स में इंडिविजुअल हाउस होल्ड, सबका हम एग्रीगेट करेंगे, सारे हाउस होल्ड्स ने, या हमारी जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आप कह दो ये ओल्ड एज होम्स हैं या एनजीओज हैं, राइट। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो ये खर्चा करती हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक साल के बीच में, या इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स जो खर्चा करते हैं एक साल के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उन सब का एग्रीगेट होता है ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसके बीच में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके बीच में देखो, एक तो हमारी सर्विसेज आ जाएंगी, कंज्यूमर सर्विसेज जो हम अवेल करते हैं। एक हमारी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाएंगे, अब कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाएंगे। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो एक बार आपने कंज्यूम कर लिए, उसके बाद में उनकी कोई लाइफ नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कोई फ्रूट है, आपने वो खा लिया, जब अगर आपने एप्पल है, एप्पल आपने खा लिया, तो उसके बाद में एप्पल को आप वापस तो नहीं ला सकते ना, वंस यू हैव ईटन इट इज़ फिनिश्ड। सो ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आएंगे हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो हमारे सालों साल चलते हैं। लाइक आज की डेट में हम लोग जैसे आप फ़ोन्स ले लो, स्मार्टफोन्स हो गए, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, हमारा घर में फर्नीचर हो गया, या आपका टेलीविज़न सेट हो गया। जो ये आप ये तो नहीं ना कि वंस एक बार आप यूज़ करते हो उसके बाद में ख़त्म है, नो, यू रिपीटेडली यूज़ इट। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो खर्चा आपकी प्राइवेट नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे हम, या आपकी इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देन कम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब वो क्या है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप लोगों ने देखा होगा जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके ऊपर उनकी अलग कैंटीन CSDs होती हैं, कैंटीन्स होती हैं, नेवी वालों की अलग होती है, एयरफोर्स वालों की अलग होती है, मिलिट्री वालों की अलग होती है। तो
वहाँ पे वो जो गवर्नमेंट खर्चा करती है गुड्स खरीदने के लिए पूरे साल में, वहाँ पे उनको सप्लाई होता है, लोग ये डिफेंस पर्सनल्स वहाँ से लेते हैं, उनको कम रेट पे मिल जाता है। तो वो जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है ऐसी चीज़ों में, वो सारा आएगा प्राइवेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अब मैं बहुत ब्रीफ में अभी आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट में आगे अभी थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है कि ये वो खर्चा है जो आपने प्रोड्यूसर्स ने खर्चा करना है, अपनी चीज़ें फाइनल गुड्स खरीदती हैं ताकि वो उनको आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर सकें। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एग्रीकल्चर में अगर ये ट्रैक्टर्स खरीद रहे हैं फार्मर्स, या थ्रेशर्स कंबाइंस खरीद रहे हैं, तो वो जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो लोग खरीदते हैं सो डैट दे कैन यूज़ इट फर्दर। उनसे उनकी जो है प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनकी ओवरऑल एक्सपेंडिचर में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो जो खर्चा करते हैं वो अपने फिक्स एसेट्स बना रहे हैं, अपने गुड्स खरीद रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो वो कर रहे हैं ताकि वो आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर सकें, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं अभी। नाउ कम्स नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली क्या होता है कि जो हमने एक्सपोर्ट किया है और जो हमने इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट आपको पता है कि एक्सपोर्ट जो हमारी कंट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जो हमारे गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो हम गुड्स को या सर्विसेज को उनको हम बाहर भेजते हैं, दूसरी नेशंस में भेजते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और जो हम दूसरे नेशन से अपने नेशन में हम खरीदते हैं, मंगवाते हैं चीज़ें, उनको हम इंपोर्ट्स कहते हैं। एक्सपोर्ट्स को में से हम इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स आ जाता है, दैट इज़ एक्स माइनस एम। जो बोला मैंने, एक्सपोर्ट्स इज़ एक्स एंड इंपोर्ट्स इज़ एम, तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है। अब मैंने अभी आपको बोला था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आगे डिस्कस करती हूँ, तो अब चलो हम उसकी बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने आपको अभी समझाया कि वो होता है कि जो हमने गुड्स खरीदते हैं, प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं फर्दर टू इंक्रीज़ देयर प्रोडक्शन। वो ऐसा मतलब कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ट्रैक्टर्स एग्रीकल्चर में फार्मर ट्रैक्टर्स खरीदता है, वो इसलिए खरीदता है ताकि वो उसकी आगे प्रोडक्शन में काम आए। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो टाइप्स की होती है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पहले हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो यही जो मैंने आपको भी बताया है, कोई भी एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर कर रहा है किसी भी फिक्स एसेट को ख़रीदने के लिए, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी होगी, या अभी आपको मैंने बताया ट्रैक्टर्स या कंबाइंस वगैरह होगी, वो चीज़ें। ठीक है। तो ये जो फिक्स एसेट्स हैं, ये हमारे तीन तरह के फिक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हमारी तीन आगे क्लासीफाई जाते हैं तीन टाइप्स में। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया, लाइक ये ट्रैक्टर्स एंड ऑल। फिक्स इन्वेस्टमेंट्स बाय हाउस होल्ड्स, उसमें वो आ जाता है जैसे कोई अपने उन्होंने किसी हाउस होल्ड ने अपना घर कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए जो वो सामान खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, या इसको पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट करती है उनके ऐसे एक्सपेंडिचर, जैसे आपकी रोड्स बन रही हैं, या आपके डैम्स बन रहे हैं, या आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसके फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ये वन टाइम तो यूज़ नहीं होता, टाइम एंड अगेन ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगी, जब हम फिक्स इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करते हैं, मीन्स बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जिसको आप जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों में से किसी नाम पे भी आए अगर पेपर में, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन में अगर आता है तो वो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही चीज़ बताई है उन्होंने। ठीक है।
तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा पार्ट जो आता है, एक हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर लिया, दूसरा हमारा आ रहा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक भी कह देते हैं, ठीक है। चेंज इन स्टॉक के हमारा कितना मीन्स ओपनिंग स्टॉक में कितना था, क्लोजिंग में कितना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो हमारा एडिशन हुई है दैट इज़ योर चेंज इन स्टॉक, जिसको हम डेल्टा स्टॉक से भी डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि हम जो ये एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम सारी एक्सपेंडिचर्स को ऐड ऑन कर लेते हैं तो हमारा GDP एट मार्केट प्राइस आता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आपको मैंने दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। कौन कैसे निकालने हैं, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स, ये जो इन्वेस्टमेंट की आगे पूरी ना, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये भी मैंने आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट्स की भी बाइफिकेशन बताई है। आगे चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये हमारा GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। वहाँ GDP एट मार्केट प्राइस, तो मैं आपको फिर रिकॉल कर रही हूँ, GDP एट मार्केट प्राइस जब आपका आ गया तो वहाँ से हमने NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट वहाँ से कैसे निकालोगे? GDP एट मार्केट प्राइस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो यू विल गेट NDP एट मार्केट प्राइस। अब NDP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस को पहले हमने फैक्टर कॉस्ट में करना है। जब NDP एट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट NDP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, मीन्स NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद में बात आती है हमारी नेशनल इनकम निकालने की या NNP एट फैक्टर कॉस्ट। वो आप कैसे निकालोगे? अब आपकी NDP एट फैक्टर कॉस्ट आपकी आ गई है, उसमें आप अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हो यू विल गेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट या यू कैन सी यू विल गेट नेशनल इनकम, ठीक है बेटा। ये तो है हमने कैसे कंप्यूट करनी है नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करके। अब बात आती है कि जैसे हमने डिस्कस किया अभी तक, वैल्यू एडिड मेथड में भी हमने कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ऐसे ही हमें इनकम मेथड में भी कुछ चीज़ें हमने ध्यान रखनी पड़ती है, प्रिकॉशंस। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की, उसमें भी हमने कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है। जैसे पहली चीज़ आ गई, हमने ये चीज़ आपने सब में ध्यान रखना है कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा हमने इंक्लूड नहीं करना। सो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूड, वो वी वोंट इंक्लूड। ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज़ टेकन। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वही लोगे आप। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट लेते हो, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो, तो उससे आपकी डबल काउंटिंग होने के चांसेस है, वो हो जाएगी, आपकी नेशनल इनकम सही डिपिक्ट नहीं होगी। इसलिए हमने सिर्फ खर्चा जो करना है वो हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही हमने लेना है। देन जो सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो हमने खर्चा किया है वो हमने इंक्लूड नहीं करना है। अब आप बोलोगे वो हमने क्यों इंक्लूड नहीं करना है? क्योंकि हमने इसलिए इंक्लूड नहीं करना क्योंकि जब हमने सेकेंड हैंड गुड्स जो आपने सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया, कभी तो वो नए थे ना। जब वो नए थे, जब वो किसी ने ख़रीदा था तब उसने खर्चा किया था, इसलिए उनको अब हमने नहीं लेना, उस साल में वो शो हो चुका है। सिमिलरली आगे वो कहता है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। वो शेयर्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर जो खर्चा है वो कंसिडर नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मेयरली एक वो पेपर होता है, तो इनके बीच में कोई आपकी गुड्स की और या सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं हुई है, इसलिए हमने वो कंसिडर नहीं करनी है। आगे आता है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमने इंक्लूड नहीं करनी है क्योंकि इसके लिए कोई सर्विसेज रेंडर नहीं हुई है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में नहीं हुई है, ठीक है।
अगर आपकी इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज़ इंक्लूडेड, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो ओनर खुद घर में रह रहा है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमने इंक्लूड करनी है। एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ इंक्लूडेड। इन द सेम वे वही हमने गुड्स हमने खुद अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाए हैं, जैसे हम पहले भी इंक्लूड करते थे, हमने अब भी वो इंक्लूड करनी ही है। उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लो और वो आपने करनी ही करनी है इंक्लूड। ठीक है बच्चे, सो ये प्रिकॉशंस थी आपकी एक्सपेंडिचर मेथड की। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी in today's lecture or in this whole chapter, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.